अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू है और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ हम लोग जान चुके हैं अभी तक, तो हमें मालूम है, हमने जब स्टडी करा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें पता है न्यूट्रॉन मौजूद है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गई, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है। फिर इसके साथ साथ रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करा। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद फाइनली जो है वो हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया, ठीक है ना। और प्लैंक्स लॉ के जरिए एनर्जी के बारे में भी हमें मालूमात हो गई। आज का जो लेक्चर है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट होती है। तो किस वजह से होती है, किस तरीके से होती है, एक्चुअली वो बात है ड्यू टू देयर स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम जो कि वो एमिट करते हैं, जिसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्पेक्ट्रम को समझेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम को समझेंगे, उसकी टाइप्स को और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हम स्पेक्ट्रा बात कर रहे हैं दो टाइप का होता है, जिनमें से पहली बात जो है वो हम लोगों ने आज स्टडी करनी है और वो है इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट से या डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं, उनसे जो स्पेक्ट्रम इमिट होता है, जो रेडिएशन इमिट होती है, वो जो रेडिएशन इमिट होती है बेसिकली वो एक स्पेक्ट्रम बनाती है। मैं समझाता हूँ, उसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। व्हेन एन एलिमेंट एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब कोई एलिमेंट एब्जॉर्ब करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दो तरीकों से आमतौर पे एब्जॉर्ब करता है। एक तरीकेकार तो हो सकता है कि उसको हम इलेक्ट्रिकली एक्साइट करें, और दूसरा तरीकेकार हो सकता है विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, हम उसको हीट भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क के जरिए या हीटिंग के जरिए, दोनों जरियों से हम अगर एब्जॉर्ब करवाएं किसी एलिमेंट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो नतीजे में वो क्या करता है, वो रेडिएशन को इमिट करता है। और वो जो रेडिएशन इमिट करता है, उस रेडिएशन को अगर मैं किसी प्रिज्म से पास करवाऊं, ठीक है ना। प्रिज्म आपने देखा है जो कि क्या करता है, डिस्पर्जन करता है, लाइट को डिफरेंट उसकी वेवलेंथ्स में ब्रेक करता है। प्रिज्म यकीनन आपने देखा होगा कि उसके अंदर व्हाइट लाइट जाती है और वो उसको डिफरेंट वेवलेंथ्स में, डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिसे डिस्पर्जन कहा जाता है। तो हम अगर उसी रेडिएशन को पास कराएं प्रिज्म से, और हम स्पेशली उसको पास कराएं स्पेक्ट्रोमीटर से। ये जो प्रिज्म है वो स्पेक्ट्रोमीटर में है। स्पेक्ट्रोमीटर दरअसल एक डिवाइस है जो कि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा अभी, जिसके जरिए हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। तो क्या होता है कि वो जो रेडिएशन थी वो सेपरेट हो जाती है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेवलेंथ्स, जो कि मैं कह रहा हूँ कलर, ठीक है ना। इमेज बनता है, और ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, यही जो किसी भी रोशनी का उसकी मुख्तलिफ वेवलेंथ में, मुख्तलिफ कलर्स में टूटना है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ऑन द होल आप ये बात समझ जाओ कि कोई भी एलिमेंट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हीटिंग के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, तो वो रेडिएशन को इमिट करेगा। उस रेडिएशन को प्रिज्म से गुजारा जाएगा, वो प्रिज्म जो कि स्पेक्ट्रोमीटर में है। तो वो प्रिज्म क्या करेगा, उस रेडिएशन को डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेवलेंथ में ब्रेक कर देगा, और बनने वाला वो जो पैटर्न है, वो जो बहुत सारे कलर्स हमें नजर आएंगे, उसे कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। जिसमें आप ये फिगर देखो, स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये आ गया प्रिज्म, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उसको डिफरेंट कलर्स के अंदर ब्रेक करेगा, जो कि आमतौर पे हमें इस तरीके से नजर आता है। अगर व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर होती है प्रिज्म में, तो ये क्या करता है, ये उसको डिफ्लेक्ट करता है। दो मरतबा रिफ्लेक्शन होता है देखो प्रिज्म के अंदर। एक तो यहाँ पर लाइट रेज बेंड होती हैं, फिर यहाँ पे लाइट रेज बेंड होती हैं। नतीजे में क्या होता है कि जो हमारे पास रेज हैं, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ कम डिफ्लेक्ट होती हैं। नतीजे में डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है वो डिफरेंट डिफ्लेक्शन करती हैं, डिफरेंट डेविएशन होता है, उनके रास्ते में तब्दीली आती है। तो नतीजे में आप देखो तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये पर्पल या वॉयलेट कलर आ जाता है, पता है ना आपको, जो आमतौर पे वाइट लाइट ब्रेक होती है, विब गियोर कहते हैं, VI वॉयलेट कलर होता है, इंडिगो होता है, फिर ब्लू कलर होता है, फिर ग्रीन कलर होता है। पैटर्न समझा रहा हूँ आपको। ग्रीन के बाद होता है येलो, और येलो के बाद होता है ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद फाइनली जो कलर होता है वो होता है रेड। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर जो ब्रेक होना होता है किसी भी लाइट का, रेडिएशन का, दरअसल उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। और ये हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं क्योंकि वो रेडिएशन किसी न किसी एलिमेंट से इमिट हुई है।
और ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है दो टाइप्स का होता है, दो टाइप के इमिशन स्पेक्ट्रा होते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम जो है वो सिंगुलर है और स्पेक्ट्रा जो है वो उसका प्लूरल है। ठीक है ना, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा जब होते हैं तो उसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है, और अगर सिंगल होता है तो जस्ट उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो इमिशन स्पेक्ट्रा की दो टाइप्स हैं। पहला कहलाता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। वन बाय वन हमारा मकसद ये है कि हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को समझना है, उसकी मिसालों को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को समझना है, और इसी तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा की भी डेफिनेशन और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कौन सा वाला स्पेक्ट्रा होता है? जब व्हाइट लाइट किसी सन से या किसी भी इनकैंडिसेंट बॉडी से या लैम्प से, बल्ब वगैरह से पास करवाई जाती है किसी प्रिज्म से, कि ना व्हाइट लाइट को अगर हम पास कराएं प्रिज्म से तो वो डिस्पर्स होती है, डिस्पर्जन होती है, डिफरेंट कलर्स के अंदर ब्रेक होती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स के अंदर। और जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, वो जो पैटर्न हमें मिलता है, वो जो हमें कलर्स मिलते हैं, दरअसल वो कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूस होता है तो इसका मतलब ये है कि वो लगातार तो होगा ही होगा, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होती। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर कलर जो है वो एक दूसरे में डिफ्यूज हुए हुए होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, और विदाउट एनी लाइन ऑफ डिमार्केशन, कोई डिमार्केशन नहीं होती। यानी कि हम हद मुकर्रर नहीं कर सकते कि रेड कलर खत्म हो रहा है और यहाँ से ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से येलो स्टार्ट हो रहा है। कोई भी लाइन नहीं होती उनके दरमियान में जो डिफरेंट कलर्स को आपस में अलग अलग शो कर सके, बल्कि सारे कलर एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं। इसी वजह से इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहा जाता है, लगातार। देखिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की एक मिसाल है, और ये लार्जेस्ट वेवलेंथ है जो यहाँ पे नजर आ रही है, ये हाईएस्ट वेवलेंथ है और ये लोएस्ट वेवलेंथ है। अब इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर क्या आप बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल येलो कहाँ शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है? नहीं ना। ग्रीन आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है येलो के अंदर, और फाइनली येलो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है ऑरेंज में। यानी कि मैं यहाँ पे कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है जहाँ पे मैं कंफर्म कह सकूं कि हाँ भाई यहाँ से येलो स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे येलो खत्म हो गया है, या ग्रीन की कोई बाउंड्री, ब्लू की कोई बाउंड्री, या इंडिगो की कोई बाउंड्री मैं आपको बता सकूं। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें नजर आ रहा है जो कि प्रिज्म के जरिए आपको मिलेगा, किसी भी इनकैंडिसेंट लैंप या सन से जो भी लाइट आती है, वाइट लाइट, तो वो होता है दरअसल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। और नाम ही जाहिर कर रहा है, याद रखना आसान है कि लगातार रेडिएशन नजर आती है, इस वजह से कंटिन्यूस कहलाता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहली ये है कि वो कंसिस्ट करता है 7 कलर्स पे, जो कि मैंने अभी आपको बताए भी थे, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर्स होते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर। और जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल मिक्स होते हैं, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती दो कलर्स के दरमियान में कि हम बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स के अंदर कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनाती हैं? तो स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, सनलाइट जो हमें स्पेक्ट्रम शो करता है वो भी कंटिन्यूस होता है। इनकैंडिसेंट सॉलिड या लिक्विड जो होते हैं, ठीक है ना, और जो बल्ब होता है, लाइट बल्ब होता है, ट्यूब लाइट से जो रोशनी निकलती है, ये सब के सब जो लाइट जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, दरअसल वो होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, लगातार। देखो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मैंने आपको समझाई है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सबसे पहले हमारे पास एक लाइट सोर्स आ गई जो कि एक हॉट बल्ब है, रोशनी उसकी चारों तरफ फैल रही होती है। तो हमने क्या करा कि हमने उसके सामने एक लेंस को रख दिया है, लेंस रखा हुआ नजर आ रहा है। तो वो क्या करेगा, ये जो लाइट रेज दूर दूर जा रही थी उनको यहाँ पर एक तरफ कन्वर्ज करेगा, और फिर यहाँ पर हमने एक कोई भी रुकावट रख दी है, ओपेक कोई बैरियर रख दिया है, रुकावट है, लेकिन उसमें एक छोटा सा एक ओपनिंग दी हुई है जिसे स्लिट कहा जाता है। ठीक है ना। तो स्लिट से क्या होगा, सिर्फ एक नैरो बीम ऑफ लाइट निकलेगी। वो नैरो बीम ऑफ लाइट जब जाएगी प्रिज्म पर, ये प्रिज्म है, नजर आ रहा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा कभी, तो ये प्रिज्म है। और फिर क्या करता है, प्रिज्म जो है वो डेविएट करता है, ये डेविएट कर रहा है, रेड लाइट इस तरफ बेंड हो रही है और ब्लू लाइट इस तरफ बेंड हो रही है। और फाइनली लेंस से गुजार कर हम क्या करते हैं कि हम उनको जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर या डिटेक्टर के ऊपर बना लेते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमें बड़ी आसानी के साथ मिल सकता है इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से जो कि मैंने आपको समझाई है। सेकंड वाला जो स्पेक्ट्रा था उसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रा। क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा? जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास कराते हैं थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर,
जो कि आपको याद होगा, हमने जो कैथोड रे ट्यूब था उसके अंदर ऐसा काम हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं किसी भी गैस से लो प्रेशर पे, तो जो एटम्स होते हैं उस गैस के वो एक्साइटेड होते हैं और रेडिएट करते हैं लाइट को। ठीक है, और ये जो लाइट है जब इसको पास कराया जाता है प्रिज्म से तो बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है दरअसल वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखो मिसाल के तौर पे ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, कोई भी ग्राउंड स्टेट हो गई। लेट से इसको कर देते हैं E1 कर देते हैं, एनर्जी लेवल जो है ना ग्राउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। लेट से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये आ गया उसका ग्राउंड स्टेट। फिर होती है एक एक्साइटेड स्टेट। ये जो E2 है ना, दरअसल ये एक्साइटेड स्टेट है। तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो जो गैस है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए जो भी एनर्जी मिली उसके जरिए इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है, दोनों के डिफरेंस के बराबर यानी कि एनर्जी मिलती है। लेट से E2 माइनस E1 इसको अगर हमने एनर्जी दी है तो क्या करेगा, वो इस एनर्जी को E2 माइनस E1 एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब जाहिर सी बात है उसकी जो असल हालत थी, जो जमीनी हालत थी, वो तो ग्राउंड स्टेट ही थी, बट अभी वो फिलहाल एक्साइटेड हुआ है, पुरजोश हालत में आया हुआ है। पुरजोश हालत में, एक्साइटेड स्टेट में वो कुछ टाइम तक ही रह सकता है, बाद में उसे क्या करना पड़ेगा, बाद में उसे वापस जाना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट में। लेकिन ज्यादा एनर्जी के साथ तो जाएगा नहीं, है ना, ज्यादा एनर्जी के साथ तो नहीं जा सकता ग्राउंड स्टेट में। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पहले यहाँ पर रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी भी जो रिलीज करेगा वो कितने डिफरेंस वाली होगी, वो होगी E2 माइनस E1। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना, बेसिकली वो यही है जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको, रेडिएट लाइट। और जब इस लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म से तो जो स्पेक्ट्रम बनता है दरअसल वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इस किस्म का नजर आएगा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, हमने, आप देखो कि बाकायदा डिफरेंट कलर्स के दरमियान में गैप नजर आ रहा है। ये जो ब्लैक है ना, समझ लो यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि डार्क रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इस वजह से कुछ नजर नहीं आएगा। एक कलर नजर आया, फिर दरमियान में बहुत सारा गैप है, फिर आप समझ गए अच्छा यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रही है, फिर गैप आ गया, फिर ऑरेंज, ठीक है ना, येलो, इनके दरमियान में जो है वो डिफरेंट गैप्स नजर आएंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रम की खास बात यह है कि उसमें मतलब लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है, एक बाकायदा गैप होता है लाइंस के दरमियान में, रेडिएशंस के दरमियान में। और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को रिलीज करेगा फिर गैप आएगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर रिलीज करेगा, तो इस वजह से जो एटम से जो गैस के जरिए रेडिएशन इमिट होती है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर। सबसे पहले 2 कलर्स होते हैं और उनके दरमियान में गैप होता है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो कि मैंने पिछले वाले में आपको दिखाया था, हमने लास्ट टाइम देखा अभी फिगर के अंदर, कि आप देख लो तो 2 कलर्स के दरमियान में अच्छा खासा गैप है। जब कलर्स के दरमियान में गैप है तो वही बात तो हम समझा रहे हैं कि जो कलर्स हैं वो सेपरेट हुए हुए होते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन से। ईच स्पेक्ट्रल लाइन हैज अ डेफिनेट वेवलेंथ, जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, एक पर्टिकुलर कलर है हर स्पेक्ट्रल लाइन का जो दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है ना, उसी फिगर के अंदर आपने देखा कि हर कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ था। कलर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। हाँ, डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट नेचर ऑफ गैस के होंगे, किस गैस के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किस एलिमेंट के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि आगे मैं एग्जाम्पल्स दूंगा ना उससे और क्लियर हो जाएगा कि जो कलर होता है स्पेक्ट्रल लाइन का वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस। फिर ईच एलिमेंट प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ लाइंस व्हिच इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और यही है जो एलिमेंट्स है, जैसे हम लोग अपने फिंगरप्रिंट से जाने जाते हैं ना, ये बेसिकली फिंगरप्रिंट का काम करता है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये आपको समझा रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रम के जरिए हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई गैस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कोई एलिमेंट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट्स स्पेक्ट्रम। ये जो लाइंस हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस बनाता है जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये जो स्टडी है जिसमें हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, इसके जरिए जो है इसमें सबसे अहम काम यही है कि कोई भी एलिमेंट जो भी होता है कहीं पर, उसके हम जो लाइंस बनती हैं उन लाइन से हम बता सकते हैं
कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह से काम करते हैं किसी भी एलिमेंट के। जिस तरह हम लोग फिंगरप्रिंट से पहचाने जाते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो बायोमेट्रिक है वो आप समझ लें, ये स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहली मिसाल जो है वो नियॉन लाइट की है, ठीक है ना। नियॉन लाइट यानी कि नियॉन जो आपको पता है ना, ये एक गैस है नियॉन। इसके जरिए जो एक लाइन, आप ये जो कलर नजर आ रहे हैं ना सामने, एडवर्टीजमेंट में आमतौर पर बहुत कॉमन है। तो ये नियॉन लाइट इस्तेमाल होती है। जो सामने नजर आ रहा है पेप्सी का बना हुआ, ये बेसिकली नियॉन लाइट है। लेकिन इसी नियॉन लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो एक खास तरीके का होता है जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बात हो रही है नियॉन की। नियॉन का स्पेक्ट्रम कुछ इसी किस्म का होता है, ठीक है। देख लो, बाकायदा लाइन स्पेक्ट्रम है, आपको नजर आ रहा है, लाइन ऑफ डिमार्केशन है, हर दो कलर्स के दरमियान में बाकायदा आपको एक गैप नजर आएगा। तो नियॉन लाइट का स्पेक्ट्रम कुछ इसी तरीके से बनता है। तो जैसे ही आप ऐसा स्पेक्ट्रम देखोगे फौरन आप पहचान जाओगे कि अच्छा, ये जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो बेसिकली नियॉन से आ रही है, नियॉन गैस से आ रही है। तो गैस को आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन तरीकेकार हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। एक दूसरी एग्जाम्पल मैंने रखी है और वो है सोडियम वेपर लाइट की। अब ये सोडियम वेपर लाइट आमतौर पे स्ट्रीट लाइट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जो कि बहुत कॉमन है, आप लोगों ने बिल्कुल देखी हुई होंगी। अब इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो किस किस्म का होता है? इसका स्पेक्ट्रम बनता है कुछ इस किस्म का, जिसके अंदर जो ये दोनों कलर्स हैं बहुत ज्यादा कॉमन नजर आ रहे हैं, जो कि आमतौर पे सोडियम की लाइट को अपना कलर देते हैं। सोडियम लाइट आमतौर पे इसी कलर की होती है। ट्रैफिक लाइट्स जो इस्तेमाल होती हैं, ट्रैफिक लाइट वो नहीं ग्रीन और रेड वाली, आमतौर पे जो स्ट्रीट लाइट्स में इस्तेमाल होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी डिफरेंट कलर्स होते हैं और हर एक कलर के दरमियान में लाइन ऑफ डिमार्केशन है, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाउंड्रीज बिटवीन टू डिफरेंट कलर्स या टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे सोडियम वेपर की लाइट। लेकिन हाँ, अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इन सबको पढ़ के हमने क्या सीखा और एटॉमिक स्ट्रक्चर से उसका क्या ताल्लुक है। तो याद रखो, सेम एलिमेंट जो है, जो सैंपल होते हैं सेम एलिमेंट्स के, वो इमिट करते हैं रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ, एक ही जैसी वेवलेंथ इमिट करते हैं, ठीक है ना। सेम एलिमेंट के अगर डिफरेंट भी सैंपल्स हैं तो वो एक ही जैसी वेवलेंथ को इमिट करते हैं, जो कि मैंने फिंगरप्रिंट वाली बात समझाई है। और सूटेबल कंडीशन, एक एलिमेंट इमिट करता है एक सर्टेन वेवलेंथ को, जो भी कंडीशन होगी उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एलिमेंट रेडिएशन को एमिट करता है। कितना प्रेशर है उस पर भी डिपेंड करता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरेंज होते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें एक बहुत बड़ा आइडिया ये मिला कि जाहिर सी बात है, अगर लाइन स्पेक्ट्रम इमिट हो रहा है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ बना रहा है, हर एलिमेंट एक जैसा नहीं बना रहा है, हर एलिमेंट डिफरेंट बना रहा है, लेकिन हाँ, नियॉन के कितनी भी सैंपल ले लो वो एक खास किस्म का स्पेक्ट्रम इमिट कर रहे हैं। सोडियम के जितने भी आप सैंपल्स ले लें वो एक खास किस्म के पैटर्न को इमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक खास अरेंजमेंट है, जिसे हम कहते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है ना। तो इस ये जो तीसरा पॉइंट है ये हमारा आज का बिल्कुल फाइनल पॉइंट है, जिससे हमने पता चला कि इस चैप्टर के अंदर इस चीज को पढ़ने का क्या फायदा। हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, जिसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और मेन पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का हमें कैसे पता चला। वो पता चला सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम को या स्पेक्ट्रा को ओवरऑल स्टडी करने की वजह से, ठीक ना। और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।